लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। गरीबों से छीनकर अमीरों को देना लोक लुभावन नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में डोनाल्ड ट्रंप की नई कर और खर्च नीति की तीखी आलोचना की गई है। लेख के मुताबिक ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी एक ऐसा बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराना चाहते हैं जो अमीरों और कॉर्पोरेट्स को करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स छूट देगा। लेकिन इस खर्च की भरपाई गरीबों की योजनाओं, मेडिकेड और फूड स्टैम्प्स वगैरह में कटौती करके की जाएगी। इस नीति से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं ग्रामीण और कम आय वाले अमेरिकी नागरिकों को होगा जो हाल के वर्षों में ट्रंप के सबसे भरोसेमंद वोटर बने हैं। यानी ट्रंप उन्हीं तबकों को चोट पहुंचा रहे हैं जिनकी वे पब्लिक में हिमायत करते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अगर ये बिल पास हुआ तो लाखों लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस खो देंगे और सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, खासकर उन राज्यों में जहां ट्रंप को भारी बहुमत मिला था, जैसे टेक्सास और ओहायो। लेख में यह भी बताया गया है कि अमेरिका में अब रिपब्लिकन पार्टी का आधार गरीब और पिछड़े इलाके बनते जा रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट ज्यादा शिक्षित और समृद्ध शहरी इलाकों में मजबूत हो रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप वही पुरानी रिपब्लिकन नीतियां चला रहे हैं, अमीरों के लिए टैक्स छूट, गरीबों के लिए कटौती। लेख का मूल संदेश साफ है, ट्रंप की ये नीति लोक लुभावन नहीं बल्कि छल है, जो जनता के नाम पर उन्हीं से उनकी बुनियादी जरूरतें छीनती है और अमीरों को और अमीर बनाती है। ये लेख अमेरिका में चल रहे उस गहरे विरोधाभास को उजागर करता है जहां वोट गरीबों से मिलते हैं और फायदे अमीरों को दिए जाते हैं। द गार्जियन अखबार ने अपने ताजा संपादकीय में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को जमकर घेरा है। वजह है उनकी वो कोशिश जिसमें उन्होंने देश की राजधानी बुदापेस्ट में होने वाली सालाना प्राइड परेड को रोकने का इरादा जताया था। ओरबान सरकार ने LGBTQ+ समुदाय के इस शांतिपूर्ण आयोजन को बच्चों के लिए खतरा बताकर उस पर रोक लगाने की कोशिश की। लोगों को डराने के लिए जुर्माने और फेस रिकॉग्निशन जैसी चीजें भी सामने आई, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। जहां आयोजकों को उम्मीद थी कि मुश्किल से 40,000 लोग आएंगे, वहां करीब 2 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। और ये सिर्फ LGBTQ+ की बात नहीं थी, ये लोग लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक अधिकारों के पक्ष में खड़े थे। अखबार साफ कहता है, ओरबान ने पहले प्रवासियों को निशाना बनाया, अब LGBTQ को, लेकिन जनता इस ध्रुवीकरण की राजनीति से थक चुकी है। खास बात यह है कि प्रदर्शन में पहली बार शामिल हो रहे लोग परिवारों के साथ आए, माता पिता और कई राजनीतिक धारणाओं के लोग भी थे। ये कोई एक पार्टी या विचारधारा का आंदोलन नहीं था, ये एक नागरिक चेतना थी। और यही बात अब यूरोप के लिए भी सबक है। द गार्जियन कहता है कि यूरोपीय संघ को अब चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सदस्य देश अगर लोकतंत्र का मजाक उड़ाएं तो सिर्फ चुनाव की चिंता नहीं करनी चाहिए, मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। बुदापेस्ट की ये परेड ओरबान की राजनीति के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जनविरोध बन गई। और एक बात साफ हो गई, जब सरकार डर फैलाती है तो लोग उम्मीद और आजादी के साथ खड़े हो जाते हैं। एक लेख में अल जजीरा ने बताया है कि जनरेटिव AI कैसे धीरे धीरे इंसानी दिमाग और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है और यह असर कई बार खतरनाक भी हो सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि लोग अब AI से अकेलापन बांट रहे हैं, उसे सलाहकार, कोच या यहाँ तक कि थेरेपिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब शोधकर्ताओं ने AI टूल से ये जांचने की कोशिश की, क्या ये मानसिक स्वास्थ्य संकट की स्थिति को समझ पाते हैं, जैसे आत्महत्या का इरादा। तो पाया कि टूल्स न सिर्फ असफल रहे बल्कि यूजर को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसानदेह सुझाव भी देने लगे। एक और चिंताजनक पहलू रेडिट जैसी साइटों पर दिखा, जहां कुछ लोग AI को ईश्वर मानने लगे हैं या खुद को ईश्वर जैसा समझने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले मानसिक असंतुलन और AI के बीच खतरनाक मेलजोल का संकेत है। AI का सहानुभूति दिखाने वाला और हमेशा सहमति जताने वाला रवैया मानसिक रूप से परेशान लोगों को और ज्यादा भ्रमित कर सकता है। AI का असर सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। लेख में बताया गया है कि AI से लगातार मदद लेने वाले लोग धीरे धीरे सोचने, याद रखने और सीखने की क्षमता खो सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे GPS ने लोगों की दिशा पहचानने की क्षमता कम कर दी।
विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर एआई का उपयोग बिना समझदारी और जागरूकता के साथ हुआ तो ये लोगों को यानी सोचने समझने में आलसी बना सकता है। लेख का सार यही है, एआई से नुकसान तभी होगा जब हम इसे आंख मूंद कर अपनाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वैज्ञानिक इससे जुड़ी रिसर्च को तेज करें और आम लोग समझें कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं, वरना हम तकनीक की दुनिया में कदम तो रख देंगे लेकिन दिमागी तौर पर खुद को खो बैठेंगे। चीन के अखबार पीपल्स डेली में छपे लेख में हाल ही में तियानजिन में आयोजित समर दावोस सम्मेलन को केंद्र में रखते हुए चीन की वैश्विक सोच और आर्थिक नीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेख बताता है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में प्रोटेक्शनिज्म, एक तरफा नीतियां और वैश्वीकरण विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, चीन खुद को मुक्त व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग का मजबूत समर्थक बनाने में जुटा है। सम्मेलन में शामिल हुए 90 से अधिक देशों के नेताओं और कारोबारियों ने चीन की नीतिगत स्थिरता, आर्थिक योजनाओं और तकनीकी विकास पर भरोसा जताया। चीन ने अपने यहाँ के $7 ट्रिलियन के उपभोक्ता बाजार, तेजी से बढ़ते निवेश और आयात क्षमता का जिक्र कर ये जताया कि वो अब सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक विकास भागीदार बनना चाहता है। लेख में ये भी जोर दिया गया है कि चीन एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी और साइंस इनोवेशन में दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो अब तकनीक को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि साझेदारी के मॉडल के तहत साझा करने की बात कर रहा है। इसके जरिए चीन शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की अवधारणा को बढ़ावा देने का दावा कर रहा है। लेकिन इस लेख के जरिए चीन जो कहानी गढ़ना चाहता है उसे भारत जैसे देशों को सिर्फ शब्दों से नहीं, जमीनी हकीकत और अनुभव के तराजू पर तोलना होगा। क्या वाकई चीन साझेदारी की ओर बढ़ रहा है या उसकी नई रणनीतिक छवि निर्माण की कवायद है? ये सवाल लेख के इतर लेकिन बेहद अहम है। कुल मिलाकर पीपल्स डेली का ये लेख चीन की उस कोशिश को सामने रखता है जिस पर खुद को वैश्विक स्थिरता और सहयोग का भरोसेमंद स्तंभ दिखाना चाहता है, खास तौर पर ऐसे दौर में जब दुनिया उथल पुथल से घिरी है। डॉन के संपादकीय में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को एक अहम कदम बताया गया है जो निकाह के वक्त पुरुष और महिला दोनों के अधिकारों की बराबरी की बात करता है। लेकिन असल चिंता यह है कि आज भी निकाहनामा यानी शादी का जो कानूनी दस्तावेज है वो ज्यादातर पुरुषों के पक्ष में झुका होता है। अदालत ने साफ कहा है कि निकाहनामा को ऐसा बनाना चाहिए जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें, ताकि महिलाएं सिर्फ दस्तखत करने वाली ना बने बल्कि अपने हक को समझकर शादी का फैसला लें। साथ ही जरूरी है जो निकाह रजिस्ट्रार हो वो ईमानदार हो और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी दे। संपादकीय बताता है कि निकाहनामा में सिर्फ मेहर की बात नहीं होती बल्कि इसमें तलाक का हक, गुजारा भत्ता, विरासत और सामाजिक पहचान जैसे कई जरूरी मुद्दे जुड़े होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार लड़कियों को ये सब नहीं बताया जाता कि उन्हें निकाहनामे में क्या अधिकार दिए जा सकते हैं और परिवार के पुरुष सब तय कर लेते हैं। डॉन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पारंपरिक सोच को चुनौती दी जाए। शादी के दस्तावेज में बदलाव सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक जरूरत भी है, ताकि महिला को बराबरी, सम्मान और जानकारी के साथ फैसला लेने का हक मिल सके। सीधा सवाल ये है, क्या निकाह अब भी एक पक्षीय समझौता बना रहेगा या फिर दोनों पक्षों की सहमति और बराबरी का सम्मान करेगा? अदालत ने दरवाजा खोला है, अब समाज को इसमें से होकर गुजरना होगा। द प्रिंट में प्रकाशित एक खास रिपोर्ट भारत में तेजी से फलते फूलते निजी जासूसों के कारोबार की परतें खोलती है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे ये जासूस भारत के न्याय प्रणाली के छाया सहयोगी बनकर लापता लोगों की तलाश, वैवाहिक विवादों, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और भागे हुए अरबपतियों की संपत्तियों तक का सुराग ढूंढ रहे हैं। पुलिस बल पर पहले से ज्यादा बोझ है और कई मामलों में जब उनके पास समय या संसाधन नहीं होते तब निजी जांच एजेंसियां वो काम करती हैं जो अक्सर अदालतों में निर्णायक साबित होता है। रिपोर्ट में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां निजी जासूसों ने गुमशुदा वयस्क बच्चों की लोकेशन पता की, बेवफाई के मामलों में सबूत जुटाए या फिर कंपनियों की आड़ में छुपाई गई संपत्तियों को ट्रैक किया। वकीलों के साथ इनका रिश्ता बेहद अहम बताया गया है। मुकदमा दर्ज होने से पहले ही कई बार वकील क्लाइंट को सलाह देते हैं कि सामने वाले की जांच करवा ली जाए। हालांकि इनकी भूमिका अहम है, लेकिन भारत में निजी जासूसों के लिए कोई तय कानूनी ढांचा नहीं है। 2007 में एक रेगुलेशन बिल लाया गया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। ऐसे में इनका काम कानूनी ग्रे जोन में आता है, ना पूरी तरह वैध
न पूरी तरह अवैध। फिर भी अदालतें उन सबूतों को स्वीकार कर लेती हैं जो केस से जुड़े और प्रासंगिक माने जाते हैं, चाहे वो कैसे भी जुटाए गए हों। इस रिपोर्ट के जरिए साफ होता है कि भारत में जहां पुलिस और अदालतों का काम पर दबाव है, वहीं निजी जासूस एक ऐसा समानांतर नेटवर्क बना चुके हैं जो न्याय दिलाने में पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहा है। बेशक कानून अब भी उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं देता। आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,